ठीक है जी। तो मेरी फील्ड क्या है? स्कूल। अब क्या मैं स्कूल से बाहर जाके पढ़ाने लग जाऊं, गली में खड़ा हो गए, तब तो कोई फायदा नहीं होगा ना। मैं अपने अधिकार क्षेत्र के अंदर अगर काम करूंगा तो वो मेरी फील्ड होगी। तो बेटा फील्ड मतलब जहां तक हमारा प्रभाव है, जहां तक किसी भी चीज का प्रभाव होता है, वो बेटा होता है उसकी फील्ड। अब इसी तरह से बेटा कोई एक इलेक्ट्रिक चार्ज है, ठीक है जी, बड़ा इलेक्ट्रिक चार्ज मान लेते हैं हम, इसको सोर्स चार्ज बोलेंगे, सोर्स चार्ज। मान लीजिए कोई सोर्स चार्ज है जो कि इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। कोई छोटा चार्ज बेटा यहां पड़ा है और उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही, वो चार्ज उठकर यहां आया, कोई फोर्स नहीं लग रही। जैसे ही वो इसकी बाउंड्री में एंटर किया, वो चार्ज रिपेल हो गया, ठीक है। तो जिस बाउंड्री को पार करते ही वो चार्ज रिपेल हुआ, वो बाउंड्री बेटा इस इलेक्ट्रिक चार्ज की, इस सोर्स चार्ज की क्या हो जाएगी? फील्ड, ठीक है। शब्दों के रूप में बांधना है इसको, हमें एक डेफिनेशन बनानी है, तो हम लोग क्या लिख देंगे? द स्पेस और रीजन अराउंड द इलेक्ट्रिक चार्ज in which electric charge can produce electric effects। वो स्पेस और रीजन जिसके अंदर ये सोर्स चार्ज अपने इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स को प्रोड्यूस कर सकता है, वो बेटा इसकी क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ठीक है भाई। अब एक और बात समझो बेटा, चलो डेफिनेशन तो फटाफट लिख देते हैं। दी स्पेस और रीजन अराउंड एन electric charge in which it can produce its electric effects such that if small test charge enter into its field, it experience इलेक्ट्रिक फोर्स। अगर कोई छोटा टेस्ट चार्ज जो कि फील्ड को टेस्ट करने के लिए आ रहा है, वो एंटर कर जाए, तो वो इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। दी चार्ज विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स अराउंड itself is called सोर्स चार्ज। जो अपने अराउंड इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स को प्रोड्यूस कर रहा होगा, वो होगा बेटा सोर्स चार्ज। एंड द इलेक्ट्रिक चार्ज विच experience the electric effects produced by source charge is called टेस्ट चार्ज, ठीक है। जो प्रोड्यूस करेगा वो सोर्स चार्ज हो जाएगा, और जो एक्सपीरियंस कर रहा होगा वो टेस्ट चार्ज होगा, ठीक। ये बात हुई। अब देखो बेटा, रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है? रिक्वायर्ड
कंडीशन क्या है? देखो बेटा, ये हो गया कोई सोर्स चार्ज जिसकी ये फील्ड है, ठीक। ये हो गया कोई टेस्ट चार्ज। बेटा टेस्ट चार्ज का सोर्स चार्ज से छोटा होना जरूरी है, और छोटा भी कितना? बहुत छोटा। अगर मान लीजिए बेटा ये खुद ही बहुत बड़ा हुआ, इसकी खुद की फील्ड बहुत बड़ी हुई, तो इसको एक्सपीरियंस क्या करेगा? ये तो खुद इसको धकेल देगा। अगर ये खुद बड़ा हुआ, इसकी फील्ड ज्यादा हुई, जब ये इसके नजदीक आएगा तो ये तो खुद इसको धकेल देगा। तो ये कैसे टेस्ट चार्ज हुआ? टेस्ट चार्ज बेटा वो ही हो सकता है जो सोर्स चार्ज से बहुत छोटा हो, तभी हम लोग उसकी हेल्प से किसी की फील्ड को डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग मैग्नेटिक नीडल की हेल्प से डिटेक्ट करते हैं। जब मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्शन शो करना स्टार्ट कर देती है, मतलब वहां से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होनी शुरू हो गई है, वहां तक मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड है। इसी तरह से बेटा टेस्ट चार्ज की हेल्प से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को डिटेक्ट करते हैं। तो जहां पहुंचने पर इसने रिपेल या अट्रैक्ट होना शुरू होकर दिया, तो वहां से हमारे पास बेटा क्या हो जाएगा? उसकी फील्ड स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ये बात हो गई। तो हम लोग लिख देंगे इसको शब्दों की फॉर्म में। रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है? दी मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज must be very smaller than source charge। ऐसा क्यों? so that it cannot disturb the electrostatic field produced by source charge। ऐसा इसलिए जरूरी है ताकि ये सोर्स चार्ज द्वारा प्रोड्यूस की जाने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, ये हो गई बात हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की। रब कर रहा हूं मैं, फटाफट स्क्रीनशॉट करना तो कर लो। अब बेटा हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। जैसे बेटा मैंने आप लोग को बताया था ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, वो क्या था बेटा? ग्रेविटेशनल फोर्स बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वन मास, जो मास नजदीक जा रहा था। हमने एग्जांपल लिया था बेटा उसके लिए। मान लीजिए आप रात के समय किसी साधन में सफर कर रहे हो, बस से, कार से या ट्रेन से। बहुत दूर बेटा कोई बल्ब जग रहा है, तो आपको वो एक पॉइंट दिखाई देता है। वो आपको सिर्फ एक ऐसे एक पॉइंट दिखाई देगा, चमकता हुआ पॉइंट दिखाई देगा। जैसे जैसे आप उस बल्ब के नजदीक जाना शुरू करोगे, तो उस बल्ब की रोशनी के कारण उसके पास पड़े खड़ा कोई बाइक, कुछ लोग, घर, दीवार, वो आपको दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां उसकी इंटेंसिटी है, उस बल्ब की इस फील्ड तक इंटेंसिटी है। और जब आप यहां से देख रहे थे, तब इसकी फील्ड का वहां कोई असर नहीं था। तब वहां हम लोग को इसकी इंटेंसिटी के कारण दिखाई देने वाली चीजें नहीं दिख रही थी। ठीक है, अब चार्ज के केस में इस बात को लेके चले कि कोई सोर्स चार्ज है और ये उसकी फील्ड है, और ये कोई टेस्ट चार्ज है
मैं आप लोगों से पूछता हूँ, वो टेस्ट चार्ज यहां पर आएगा तब ज्यादा फोर्स लगेगी या यहां पर आएगा तब? आप कहोगे सर जब नजदीक आएगा तब तेज फोर्स लगेगी और तेजी से दूर भागेगा। मतलब यहां पर फोर्स पर यूनिट चार्ज यहां की फोर्स पर यूनिट चार्ज से ज्यादा है, या मैं कह दूं यहां की इंटेंसिटी से ज्यादा है। ये तो डेफिनेशन बन गई। इंटेंसिटी मतलब फोर्स पर यूनिट चार्ज। बस कॉन्सेप्ट से खेलना होता है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो चीजें समझ में आ गई। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, चाहे इस पॉइंट पर चाहे इस पॉइंट पर, इनसाइड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। उस पॉइंट पे पड़ा हुआ चार्ज पार्टिकल कितनी फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है। ठीक है, लिख देते हैं, कुछ शब्दों की फॉर्म में लिखना है सब। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इनसाइड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड of source charge is defined as the force experienced by test charge placed at that point। ठीक है, ये आ गया। फटाफट इसको लिख लो या स्क्रीनशॉट कर लो। मैथमेटिकली लिखना चाहूं, मैथमेटिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज बाय में टेस्ट चार्ज। ये वेक्टर की फॉर्म। क्या ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है? तो आप लोग कहोगे हाँ जी, क्योंकि एक वेक्टर वेक्टर के बराबर है तो वेक्टर होगा। ठीक है, ये आपने प्लस वन में भी पढ़ा है कि किसी वेक्टर को किसी स्केलर से भाग करें या गुणा करें तो एक नया वेक्टर आता है। तो जब एफ नोट वेक्टर को क्यू नोट से भाग करे, भाग करने का मतलब है 1/क्यू नोट से गुणा करना। जब मल्टीप्लाई करोगे किसी स्केलर के साथ तो अगेन हमारे पास एक वेक्टर ही आएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है तो बेटा डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। तो बेटा डायरेक्शन तब चेंज होती है जब दो वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हो या तो एक दूसरा स्केलर है। तो जैसी डायरेक्शन फोर्स की होगी, मतलब जिस डायरेक्शन में चार्ज जाएगा वही डायरेक्शन किसकी हो जाएगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी की। इट्स डायरेक्शन इज सेम इन विच टेस्ट चार्ज मूव्स। अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव हुआ और टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव हुआ तो अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज हो जाएगी। अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव हुआ और टेस्ट चार्ज नेगेटिव हुआ तब बेटा टूवर्ड द टेस्ट चार्ज आ जाएगी। ठीक है जी, ये हो गई हमारे पास इसकी डायरेक्शन की बात। अब हमको लिखनी पड़ेगी इसकी एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट। एसआई यूनिट बेटा आप लोग बहुत आसानी से बना दोगे। इट्स एसआई यूनिट इज, ऊपर बेटा फोर्स, फोर्स की पूछू तो न्यूटन, नीचे बेटा चार्ज, चार्ज की कूलम। बात करते हैं डायमेंशन फॉर्मूला की।
इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला। तो बेटा ये आप लोगों के लिए होमवर्क, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला ड्राइव करना है। ठीक है, ये तो हो गया बेटा बेसिक बात। अब ये सारे फॉर्मूले हमारे पास लिखे खड़े हैं, तो फटाफट इनके यूज से आगे के कॉन्सेप्ट करते हैं। रब कर रहा हूं बेटा मैं। अब देखो बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी, एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो क्या आएंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट सोर्स चार्ज। पॉइंट सोर्स चार्ज के कारण, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है तो वेक्टर की फॉर्म में निकालेंगे, ये तो मैग्नीट्यूड के लिए यूज कर लेंगे। ठीक है, अब वेक्टर की फॉर्म में बेटा आप लोगों ने कूलम्स लाइन वेक्टर फॉर्म कर रखा है, और आप लोग बेटा वहां पर इस पॉइंट तक पहुंचे हुए हो। ठीक है, जिन्होंने किया यहां तक तो पहुंचे हुए हो, यहां तक आपको एज इट इज करना है हूबहू। ठीक है, आगे आप लिखोगे एज वी नो दैट, हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी F21 बाय में Q1 आएगा। आप Q1 को क्या लेके चलना? टेस्ट चार्ज, स्टार्टिंग में लिख देना Q1 क्या है? एक टेस्ट चार्ज है। ठीक है, या फिर आप लोग उसको स्टार्ट ही ऐसे करना कि Q0 और Q1 लेके चलना। आप पहुंचोगे कहां? Q0 Q1 नोट 1 नोट 1 नोट 1 नोट 1 और F01 नोट, पुट कर दो, इसको नाम दे देना ए, इसको नाम दे देना बी, यूजिंग ए इन बी वी गेट, हमें क्या मिला? Q0 बाय 4 पाई एफ साइन नोट Q1 R0 माइनस R1 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्यू, R0 माइनस R1 वेक्टर डिवाइड बाय Q0 का मैग्नीट्यूड। कट गया जी Q0 का मैग्नीट्यूड तो। ठीक है, बचेगा क्या आप लोग के पास? आप लोग के पास फील्ड बचेगी बेटा ई, बचेगा बेटा आपके पास Q1 बाय 4 पाई एफ साइन नोट R0 बाय R माइनस 1 के मैग्नीट्यूड का क्यूब R0 माइनस R1 वेक्टर। अब जिस बच्चे ने कूलम्स लाइन वेक्टर फॉर्म कर रखा है बेटा अच्छे तरीके से, उसके लिए तो कहीं भी ये मुश्किल नहीं है। ठीक है, जिसने कॉन्सेप्ट के हिसाब से कर रखा है बेटा वो तो आगे कर लेगा। ठीक है, ये हुआ हमारा ड्यू टू पॉइंट टेस्ट चार्ज। ठीक है, इसको देख लो फटाफट, कहीं कोई प्रॉब्लम लगती है तो बता दो मुझे, या मुझे व्हाट्सअप कर देना। नेक्स्ट चलते हैं, इसको रब कर रहा हूं मैं। आप लोगों का था बेटा सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए क्वेश्चन आएगा ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस। ये वही है आप लोग का सुपर पोजिशन प्रिंसिपल ही है। ठीक है, तो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल करते करते आप लोग यहां तक तो पहुंच ही जाते हो।
ठीक है, आगे लिखोगे एज वी नो दैट, हम जानते हैं क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, एफ नोट बाय क्यू नोट। इसको नाम ए दोगे, इसको नाम बी दोगे, या जो आपको देना है वैसे दे सकते हो। और लिखोगे यूजिंग ए इन बी वी गेट, हमें क्या मिला, हमें मिला जी क्यू नोट बाय 4 पाई एप्सिलॉन नोट समेशन क्यू आई आर नोट माइनस आर आई वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्यूब आर नोट माइनस आर आई वेक्टर आई 1 to n डिवाइड बाय क्यू नोट से क्यू नोट तो कट गया। ठीक है, बचा क्या आपके पास, आप लोग के पास बच गया ए नोट इज इक्वल टू दिस। ठीक है भाई, अब जिन्होंने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ध्यान से कर रखा है उनके लिए अब ये भी आसान है। मतलब आप लोगों ने अगर 3 क्वेश्चन ध्यान से कर लिए तो उससे आप लोग के 6 क्वेश्चन तैयार हो गए, वरना अलग अलग करना पड़ता, बुक के अंदर अलग अलग तरीके से कर रखा है, आप लोग चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, बट अगर आपने यहां पर कॉन्सेप्ट के हिसाब से ढंग से कर लिया तो 6 क्वेश्चन तैयार हो गए। ठीक है, इसको कर लो स्क्रीनशॉट फटाफट। तो ये 2 कर दिए हमने, इनको कर देते हैं अब आ जाए ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो बेटा करते करते आप यहां तक तो पहुंच ही जाते हो। जिन्होंने किया उनको पता है, यहां तक तो कर ही लेंगे। ठीक है, आगे लिखोगे एज वी नो दैट, हम क्या जानते हैं कि जो ई वेक्टर होता है वो एफ नोट वेक्टर बाय क्यू नोट होता है। एफ नोट को पुट कर दोगे, लिख के पुट कर देना, यूज 2 in 1 एंड ए एंड बी, या सीधा लिख देना डिवाइड बाय क्यू नोट, कट गया, बचा क्या, बच गया आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट लैम्डा डीएल आर नोट माइनस आर आई वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्यूब आर नोट माइनस आर आई वेक्टर। ठीक है जी, लगभग आपका सेकंड पार्ट आधा खत्म हो गया। ठीक है, इस तरीके से करोगे तो लगभग आप लोग का आधा खत्म हो गया बेटा ये। ठीक है, यहां तक आप लोगों ने सभी ने नोट्स, अब देखो नोट्स के अंदर ऐसे मत करना, यहां तक तो कर रखा है एज वी नो दैट, ऐसे नहीं, वो करना पूरा, उससे एक बार आप लोग को अच्छे तरीके से करना भी आ जाएगा, क्योंकि आप फेयर पे करोगे तो बड़ा ध्यान ध्यान से करोगे और आप लोग को वो अच्छे से समझ भी आ जाएगा पीछे वाला भी। ठीक है, तो अच्छे से उसको पहले करना, फिर आगे लिखना है इसे। शायद कुछ 1-2 पॉइंट्स आप लोग को बनाने भी पड़ेंगे, टेस्ट चार्ज वगैरह के लिए कुछ लिखना भी पड़ेगा, मेरी हेल्प भी चाहिए होगी तो पूछ लेना। अब स्टार्ट करते हैं बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, इसकी बेटा प्रॉपर्टीज के ऊपर 100% क्वेश्चन आता है बेटा। ठीक है, जरूर आएगा। क्या होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस? ये बेटा कोई भी स्ट्रेट या कर्व्स लाइन है, या तो स्ट्रेट हो सकती है या कर्व की फॉर्म में हो सकती है, सच दैट टेंजेंट टू इट एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट खींचूं
टेंजेंट का मतलब होता है इस गुलाई को छू के जाने वाली एक सीधी रेखा, तो वो हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन देगी। मतलब जिस डायरेक्शन में टैच चार्ज मूव करेगा उसकी डायरेक्शन देगी। ये सीधी भी हो सकती है, सीधी में टेंजेंट खींचोगे तो सीधा ही खींचेगा, या कर्व होगी तो डायरेक्शन की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, शब्दों की फॉर्म में लिख देते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस आर स्ट्रेट और कर्व्ड लाइंस such that tangent to it at any point gives the direction of electrostatic field intensity at that point। ठीक है, ऊपर वाली दोनों लाइनें बढ़ा सकते हो। दूसरी बात, हम अपनी कन्वीनियंस के लिए, हम अपनी चीजों को सॉल्व करने के लिए क्या लेते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस फॉर पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज ऑलवेज रेडियली आउटवर्ड। हमेशा ही रेडियली, रेडियस के अलोंग बाहर की तरफ लेनी है। कोई पॉइंट चार्ज है, ये उसकी फील्ड है, ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के कारण रेडियस के अलोंग और बाहर की तरफ होगी, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ और बाहर की तरफ। ठीक है, इससे अपोजिट हो जाएगा फॉर या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस फॉर नेगेटिव पॉइंट चार्ज इज रेडियली इनवर्ड। अंदर की तरफ होगी, पॉजिटिव के लिए बाहर की तरफ, नेगेटिव के लिए रेडियस के लॉन्ग अंदर की तरफ। इसका कोई प्रमाण नहीं है, ये हम लोग अपनी कन्वीनियंस के लिए लेते हैं। ठीक है, दूसरी बात देखो, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी लाइंस होती है, कोई रियल लाइंस नहीं है। ठीक है, एक और बात देखो बेटा, जहां इन लाइंस की भीड़ भाड़ ज्यादा होगी, यहां भीड़ ज्यादा है या यहां ज्यादा है, आप कहोगे जी यहां नजदीक है, यहां तो खुली खुली है, आगे जाके और खुली खुली हो जाएगी। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का क्राउड ज्यादा होगा, वहां इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी भी ज्यादा होगी, क्योंकि आपको पता है यहां फोर्स पर यूनिट चार्ज ज्यादा होगी कि यहां होगी, आपको कहोगे यहां होगी। तो मोर इज द क्राउड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, मोर इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। अगर आप लिख देते हैं, मोर इज द क्राउड of electrostatic field lines, more is the value of electrostatic field intensity at that point। ठीक है, ये तो होगी बेटा सिंगल सिंगल चार्ज के बारे में बात। अब चलते हैं अगर दो नेगेटिव नेगेटिव हो या दो पॉजिटिव पॉजिटिव हो, इसको रब कर रहा हूं मैं। फॉर टू लाइक चार्जेस, लिखता हूं बाकी बात में। देखो बेटा, ये एक पॉजिटिव, ये दूसरा पॉजिटिव,
पॉजिटिव के कारण फील्ड लाइन रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, आउटवर्ड, आउटवर्ड। यहां तक की बात तो ठीक थी, पर जब ये वाली लाइन जाना चाहेगी, उधर से ये आ रही होगी और पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल, ऐसे ही यहां हो जाएगी, यहां हो जाएगी, यहां हो जाएगी, और हमारे पास क्या आएगा, ये लाइंस एक दूसरे पे लैटरल प्रेशर लगा रही होगी। For to like charges, electric field lines apply lateral pressure on each other। ठीक है, which is cause of repulsion between like charges। ठीक है, जो कि कारण माना जाता है बेटा दो लाइक चार्जेस के बीच में रिपल्शन होने का। एक और बात आती है बेटा यहां पर हमारे सामने कि अगर दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम हुआ तो न्यूट्रल पॉइंट, मतलब कि जिस पॉइंट पर फील्ड जीरो हो जाएगी, अगर वहां कोई टेस्ट चार्ज छोड़ा जाए तो ये भी उतना ही रिपेल करेगा, वो भी उतना रिपेल करेगा, वो वहीं पर ही स्थिर हो जाएगा, रेस्ट पे चला जाएगा, रुक जाएगा। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हुआ तो न्यूट्रल पॉइंट मिड पॉइंट पर आएगा। अगर इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा हुआ तो ये न्यूट्रल पॉइंट को छोटे की तरफ सरका देगा, तब न्यूट्रल पॉइंट स्मॉलर चार्ज की तरफ खिसक जाएगा। ठीक है, इस बात को और लिख देते हैं। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ both the like charges are equal, then न्यूट्रल पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट मतलब जहां पर कोई टेस्ट चार्ज आएगा तो वो रुक जाएगा, रेस्ट हो जाएगा। न्यूट्रल पॉइंट लाइज एट मिड पॉइंट ऑफ लाइन joining the two like charges। ठीक है, ऊपर से लिख रहा हूं मैं, रब कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। इफ लाइक चार्जेस आर unequal in magnitude, then neutral point lies nearer to shorter magnitude charge, या फिर लिख सकते हो चार्ज ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड। ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे वैसे लिख लेना। अब अगर यहां नेगेटिव होते दोनों तो फर्क क्या होता, सिर्फ ये एरो अंदर की तरफ आ जाते, लेटरल प्रेशर वो भी लगा रही होती है एक दूसरे पे। ठीक है, एरो अंदर की तरफ आ जाते हैं बस, और कोई चेंजेस नहीं होना था, सारा बाकी सेम। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास अगर दो लाइक चार्ज हो। अब अगर दो अनलाइक चार्ज हो तब क्या होगा, अगले पॉइंट पे चलते हैं। इसको स्क्रीनशॉट करना तो कर लो बेटा फटाफट। फॉर टू अनलाइक चार्जेस, अभी नहीं लिखता मैं आगे, पहले समझाते हैं। एक होगा जी पॉजिटिव, दूसरा हो गया नेगेटिव, दूसरा हो गया
नेगेटिव। रेडियली आउटवर्ड, रेडियली इनवर्ड, 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 आउटवर्ड, आउटवर्ड। इसने जाना था बाहर की तरफ, इसने जाना था अंदर की तरफ, पर दोनों ने एक दूसरे को कर लिया अट्रैक्ट, तो कैसी बन जाएगी? कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, पॉजिटिव से निकल रहा है, नेगेटिव में अंदर जा रहा है। ठीक है, तो यहां हमारे पास हो जाएगा कुछ ऐसा। ठीक है, तो ये क्या कर रही है? लॉन्गिट्यूडनल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। ठीक है, फॉर टू अनलाइक चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट, सिकुड़ना, कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली, लेंथ के लॉन्ग, विच इज काज ऑफ अट्रैक्शन। माना जाता है कि यह अट्रैक्शन का कारण है, अट्रैक्शन बिटवीन अनलाइक चार्जेस। ठीक है, ये हुई कुछ प्रॉपर्टीज। एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, इसको रब कर रहा हूं मैं। अब बात आती है, क्या दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कट कर सकती है? देखो, मान लेते हैं कट करती है, जैसे मैथ में करते हो ना, पहले मान लेते हो कि ऐसा है, फिर आप लोग उसको रॉन्ग प्रूव करके कह देते हो जी ये तो कॉन्ट्राडिक्शन थी। वैसे हम लोग मान लेते हैं कि कट कर गई और इस पॉइंट पर टेंजेंट बन गए जी दो। मतलब कोई एक चार्ज अगर यहां पर आया, इनके एक दूसरे के काटने के कारण वो इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा। एक अकेला चार्ज एक ही समय पर दो दो डायरेक्शन में कैसे जा सकता है? मतलब कि जा तो नहीं सकता, मतलब ये तो इम्पॉसिबल है। मतलब कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का किसी पॉइंट पर एक दूसरे को काटना भी इम्पॉसिबल है। आप लिख लेते हैं, लेट टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस intersect at any point, that is there are two tangents and hence two direction of electric field intensity, which is not possible, hence two electrostatic field lines never intersect each other। दो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को नहीं काटती। ठीक है अभी बच्चों, आप लोग यहां तक का काम कर लो बेटा आज, बाकी काम करेंगे वेंसडे को। जिन बच्चों ने बेटा, थोड़ी अब क्लास के बारे में बात हो जाए, जिन बच्चों ने बेटा टेस्ट दिया है उनका रिकॉर्ड कायम हो गया है, उन लोगों का रिकॉर्ड वेबसाइट के ऊपर चला गया है, मेरे पास है। फिर भी बेटा जिन बच्चों के 15 से ऊपर आए हैं, अगर उनके पास स्क्रीनशॉट है तो मुझे भेज देना ताकि मैं नोट कर लूं। ठीक है, दूसरी बात, अगर आप लोग को कहीं भी किसी भी टॉपिक के अंदर दिक्कत आती है तो बेटा बेझिझक सबसे पहले मुझे फोन करोगे आपके सर जी फिजिक्स के अंदर यहां दिक्कत आती है। दूसरी बात, आप लोगों का क्लास इंचार्ज भी मैं हूं, तो आप लोग मुझे ही इस पहले समस्या बताओगे कि सर जी यहाँ यहाँ समस्या आ रही है। तो बेटा आप लोगों ने
कहीं भी कोई भी समस्या आए तो मुझे जरूर बतानी है, ताकि आपकी उस समस्या का हल हो सके। ठीक है? जैसे कुछ बच्चों ने सुझाव दिया था कि जूम पे लगाओ, बट फिर उससे ज्यादा बच्चों ने सुझाव दिया कि नहीं सर, यहाँ रिकॉर्डिंग हो जाती है तो यहाँ लगाओ। बट फिर भी अगर कोई बच्चा कहता है कि सर जी ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, तो उसकी जरूर समस्या को सुलझाया जाएगा। तो आप लोग बेझिझक कब मर्जी व्हाट्सएप करिए, फोन कर लीजिए। कोई टॉपिक नहीं समझ में आया, कॉपी सामने खोल के बैठ जाओ, मुझे कहो सर जी ये टॉपिक नहीं समझ में आया, मैं आपको फोन पे ही समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये मत समझो कि भी सर कहीं मना कर दे, सर कहीं समझाए ना। बेटा जरूर, बट टाइम टाइम होना चाहिए बेटा, ऐसे नहीं कि भी आप कभी फोन कर दो। ठीक है? तो वो आप लोग पहले मुझे व्हाट्सएप पे कह के मुझे पूछ लो कि सर जी आपकी कोई क्लास तो नहीं है, इतने बजे फोन करके एक टॉपिक समझ लें, तो बेटा जरूर समझाया जाएगा आप लोग को। चाहिए मैं व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करके समझाऊंगा आपको, जैसे मर्जी। ठीक है? तो बेझिझक आप लोग अपना सिलेबस बड़े अच्छे ढंग से प्रिपेयर करो बेटा, ताकि जब क्लास शुरू होने पे मैं आप लोग के ऑफलाइन टेस्ट लूं तो वहां आप लोग को डांटना धमकाना ना पड़े। ठीक है? जो बच्चे क्लास नहीं लगा पा रहे टाइम के कारण या कनेक्टिविटी के कारण, तो बेटा यूट्यूब पे 2 या 3 घंटे के बाद आज के लेक्चर की वीडियो भी आ जाएगी, पीछे वाले लेक्चर की वीडियोस भी पड़ी है, वो वहां से जाकर देख सकते हैं। फिर भी कोई समस्या आती है तो मुझे कॉल करें या व्हाट्सअप करें। थैंक यू वेरी मच, आज हम इतना ही करेंगे। अच्छा, एक और बात पूछनी थी बेटा, क्या आप लोग 11 बजे क्लास लगा सकते हो? मैसेज करके बता दो, चाहिए अभी, चाहे माइक ऑन करके बता दो। 11 बजे कोई और क्लास लगती है क्या? मैसेज आया है जी सानिया का। यस सर। कौन सी क्लास लगती है बेटा 11 बजे? सुषमा बेनीवाल, यस सर। किस सब्जेक्ट की लगती है बेटा? नो सर, मेरी सिस्टर की लगती है 11 बजे। नहीं, 12 बजे तो अपनी लगती है, 11 बजे पूछ रहा हूँ लगा सकते हो क्या? सर कोई क्लास नहीं लगती 11 बजे। आधे कह रहे लगती है, आधे कह रहे नहीं लगती। सर कोई क्लास नहीं लगती 11 बजे, सानिया ने कहा है। बेटा अगर लगती है तो बताओ मुझे। रितु मुस्कान, रितु बेटा कोई क्लास लगती है क्या 11 बजे? सर लगा लेंगे 11 बजे। ठीक है बेटा, थोड़ा जल्दी हो जाएगा अगर लगा लोगे तो। अगर सारे सहमत हो, अभी तो आप लोग सारे बैठे हो यहीं चैट भी पढ़ रहे हो एक दूसरे की, तो अगर सारे लगा सकते हैं तो बेटा वेडनेसडे को आप 11 बजे लगा लेंगे क्लास। कोई क्लास नहीं लगती 11 बजे। ठीक है बेटा, वेडनेसडे को आपका क्लास 11 बजे लगाएंगे। ठीक है? ताकि मैं आप लोग को 12 बजे एक टेस्ट और दे सकूं। ठीक है? एक छोटा मोटा टेस्ट, जैसे कि वेबसाइट पे बना के भेजा था तुम लोगों के लिए, पूरा पूरा एक एक 2 2 घंटे लग जाते हैं बेटा टेस्ट बनाने के लिए। आप लोग जरूर किया करो बेटा, फिर ऐसे मजा नहीं आता। फिर मैं 1 2 टेस्ट ही बनाऊंगा, उसके बाद ये सोचूंगा कि बच्चे रिस्पॉन्स तो कर नहीं रहे। बट उन बच्चों के लिए बनाना पड़ता है जो आउट ऑफ आउट मार्क्स दे रहे हैं, जो अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, उनके लिए टेस्ट बनाना पड़ता है। ठीक है? तो कल वेंसडे को बेटा आप लोगों की क्लास लगेगी 11 बजे। सही 11 बजे आप लोग लिंक पर आकर, मतलब क्लास में आकर ऑनलाइन बैठ जाना, मैं ऑनलाइन आ जाऊंगा। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच। फिर भी किसी को कोई सुझाव हो तो मुझे व्हाट्सअप कर देना।